अगर आपको पता चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टेट विजिट पर अमेरिका गए हैं। इससे पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह भी स्टेट विजिट पर 2009 में अमेरिका गए थे। उससे दशकों पहले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमारे राष्ट्रपति स्टेट विजिट पर गए थे। स्टेट विजिट क्या होती है? स्टेट विजिट से इतर कभी यूएन जनरल असेंबली के लिए, कभी क्वाड की मीटिंग के लिए जाना होता है। उन सब में क्या फ़र्क है, अगर ये आपको जानना हो तो हम आपको ललन टॉप शो का एक हिस्सा दिखवा देंगे, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अब इस बातचीत में हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, विद्वान जुड़े हैं। उन विद्वानों का एक एक करके आपसे परिचय करवा देता हूं। हमारे साथ जुड़े हैं यूनिवर्सिटी ऑफ डेलावेयर में डेवलपिंग नेशंस की पॉलिटिक्स पढ़ाने वाले और अमेरिका की फॉरेन पॉलिटिक्स पढ़ाने वाले डॉक्टर मुक्तदार खान साहब। प्रोफेसर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेता नगरी में। हमारे साथ जुड़े हैं 1974 बैच के इंडियन फॉरेन सर्विस के ऑफिसर रहे, यानी आईएफएस ऑफिसर राजीव डोगरा साहब। बहुत बहुत स्वागत है डोगरा साहब आपका नेता नगरी में। हमारे साथ तीसरी मेहमान हैं मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज़ एंड एनालिसिस में एसोसिएट फेलो, जो एक लंबे वक्त से, मतलब जितना वक्त युद्ध को हुआ है उतने ही लंबे वक्त से यूक्रेन युद्ध का यूरोप पर और दुनिया पर किस तरह से असर पड़ा, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से, इस पर वो लगातार काम कर रही हैं। आप पहले भी उनसे मिल चुके हैं। स्वागत करिए डॉक्टर स्वस्ति राव का। सबसे पहले मैं रुक करूंगा डॉक्टर मुक्तदार खान आपका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये अमेरिकी दौरा, अमेरिकी लोकल पॉलिटिक्स के लिए, भारतवंशियों की वहाँ पर प्रतिष्ठा के लिए, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में इसको किस तरीके से इसका प्रचार किया जाएगा और आज के ग्लोबल ऑर्डर में इंडिया की क्या स्टैंडिंग है बदलती पोजीशंस और बदलते फैक्टर्स के हिसाब से, उसके हिसाब से इस पूरी यात्रा में जो बयान दिए गए, जो पैक्ट साइन हुए, आप किस तरह से देखते हैं? योर ओपनिंग रिमार्क सर। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन दिस शो सर। जब इंडिया की 100th इंडिपेंडेंस डे मनाया जाएगा और इंडिया की स्टोरी कही जाएगी, तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोमेंट्स रहेंगे, इंडिपेंडेंस डे, फिर 1993, 92 जो लिबरलाइजेशन हुआ, फिर बीजेपी की गवर्नमेंट 2014 में आई, बट आई थिंक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डे आज की तारीख होगी, बिकॉज आई थिंक टुडे इज द टर्निंग पॉइंट इन इंडियाज हिस्ट्री। क्योंकि एक जो इंडिया के लिए जो बहुत ज़रूरी था, एंड एक्सेस टू टेक्नोलॉजीज जो करंट है, क्रिटिकल है, वो दरवाज़ा खुल गया है। सो आई थिंक इट्स लाइक सेइंग कि कोई बच्चा जो अच्छा क्रिकेट खेलता है उसको आप अच्छी बैट अगर दे दे तो इट विल चेंज हिज करियर। सो इंडिया हैज़ द टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी और रिसोर्सेज टू बेनिफिट। ये जो दरवाज़ा खुला है टेक्नोलॉजी का, तो उससे इंडिया बहुत फ़ायदा उठाएगा। एंड आई थिंक साइंटिफिकली, टेक्नोलॉजिकली, डिफेंस, यू विल सी एन एक्सेलरेटेड ग्रोथ इंडिया में। और दूसरी चीज़ ये है कि जो इकोनॉमिकली जो ये जो मीटिंग है अमेरिका और इंडिया की, इज टू मेक इंडिया द अल्टरनेटिव टू चाइना इन द ग्लोबल सप्लाई चेन। अगर वो होता है तो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ जाएगी, जीडीपी भी बढ़ेगी, क्वालिटी ऑफ लाइफ, पर कैपिटा इनकम। सो इट्स गोइंग टू बी ए वेरी इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट। दूसरी चीज़ ये है कि अभी तक तो इंडिया में एहसास हो चुका था कि इंडिया इज बिकमिंग ए मेजर पावर, लेकिन आज सारी दुनिया देख चुकी कि अमेरिका और इंडिया के ताल्लुकात इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया हैज़ बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये दो चीज़ें ज़रूर इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम ए ग्लोबल पर्सपेक्टिव। और जो तीसरी चीज़ ये है कि जो इंडिया स्टोरी में कहा नहीं जाती कि इंडिया की डायस्पोरा हैज़ ऑल्सो प्लेड। तो एक किस्म से जुगलबंदी हो रही है, बिकॉज द डायस्पोरा इज डूइंग सो वेल, इंडिया की शान बढ़ती है, इंडिया का रिस्पेक्ट बढ़ता है, इंडिया की तरफ पॉजिटिव इमेज बनता है इन द एंटायर वर्ल्ड। और बिकॉज इंडिया इज ग्रोइंग एंड डूइंग सो वेल, जो डायस्पोरा है उसमें एकदम एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस आ गया, सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो वो पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली, एकेडमिकली अपने आप को ज़रा ज़्यादा असर्ट करने लगे हैं। तो इन दैट सेंस ये जो जुगलबंदी हो रही है डायस्पोरा को लेकर और इंडिया को लेकर, इट इज़ समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन दाल में थोड़ा सा काला ज़रूर है। फॉर एग्जांपल जो अमेरिकन डायस्पोरा है, ख़ासतौर से यूरोप में भी, यहाँ पर एट होम वो बेसिकली लेफ्ट ऑफ सेंटर सपोर्ट करते हैं, जो बाइडन को सपोर्ट करते हैं। पिछले इलेक्शन में 74% इंडियन अमेरिकन बाइडन को वोट डाले थे, और मुझे लगता है कि नेक्स्ट इलेक्शन में वो परसेंटेज भी बढ़ जाएगा और पैसे भी जो हम कंट्रीब्यूट करेंगे बाइडन को वो भी बढ़ जाएगा। लेकिन इंडिया में हम राइट ऑफ सेंटर को सपोर्ट करते हैं। तो ये एक डाइकोटमी है, जहां हम रहते हैं वहां पे हम लेफ्ट ऑफ सेंटर
को सपोर्ट करते हैं, जहां हम इंडिया को सपोर्ट करते हैं, तो वहाँ राइट ऑफ सेंटर। और मैं और एक बात बताना चाहता हूँ कि ये जो इवेंट है, इट इज़ डेफिनेटली वेरी इंपॉर्टेंट इंडिया के लिए। लेकिन जिस तरह से इंडिया में मीडिया को मैं देख रहा हूँ, जिस तरह अमेरिका को मीडिया को, इट इज़ एज इफ के दो एंटायरली डिफरेंट एपिसोड्स को कवर हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में इट इज़ ऑल अबाउट मोदी, इट इज़ ऑल अबाउट मोदी मैजिक, ये लफ्ज़ काफ़ी इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन अमेरिका में ये एक्नॉलेजमेंट हो रहा है, अगर आप एडिटोरियल आफ्टर एडिटोरियल देख लिए, स्टेटमेंट आफ्टर स्टेटमेंट देखें, कि भाई इंडिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन कैन वी अफोर्ड टू हैव अ रिलेशनशिप विद इंडिया वाइल इट्स डेमोक्रेसी इज ऑन डिक्लाइन। तो ये जो ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी और बाज़ लोगों के लिए इंडिया और रशिया के ताल्लुकात, उसका जिक्र साइड बाय साइड हो रहा है कंसिस्टेंटली। इंडिया स्टोरी पॉजिटिव, इकोनॉमिक ग्रोथ, डेवलपमेंट, लेकिन डिक्लाइनिंग डेमोक्रेसी। तो ये दोनों बातें साथ साथ हो रही हैं। आई एम नॉट श्योर कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जब अमेरिका आए थे, दैट ही एंटिसिपेटेड कि डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स पे इतनी ज़्यादा तवज्जो होगी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। राजीव डोगरा साहब, आप इस पूरी यात्रा को किस तरह से देखते हैं सर? पहले तो आज का प्रोग्राम का जो आप शीर्षक है सर, नेता नगरी की जगह अगर नेताओं की नगरी लिखते तो शायद बेहतर होता, क्योंकि वॉशिंगटन में दो नेताओं की जो मुलाकात है सर, तो पूरी दुनिया में एटलीस्ट पिछले 2 दिन तो छाई हुई। सर, सो मैं भी उसी नज़र से देख रहा हूँ कि टेलीविजन स्विच ऑन करते हैं या अखबार पढ़ते हैं तो ये विजिट की बात हो रही है। इसमें कोई अचंभा नहीं है, क्योंकि अमेरिका ने खुद ही पहले ही घोषित कर दिया था कि हम इंडिया को इम्पोर्टेंट मानते हैं। और टोक्यो में बाइडेन साहब ने कहा था कि भाई मेरे को बहुत मुश्किल कर रहे हैं मोदी जी, क्योंकि इतना प्रेशर पड़ रहा है इन्विटेशंस के लिए कि मैं थक चुका हूँ। सो एक भूमिका बन गई थी। पर हर विजिट की कोई ना कोई महिमा होती है, कोई ना कोई इम्पोर्टेंस होती है, सुर्खियों में रहती है। उसकी रियल टेस्ट ये है कि जब सुर्खियां धुंधली पड़ जाती हैं तो विजिट की इम्पोर्टेंस कितनी बनी रहती है। तो ये आने वाला वक्त बताएगा कि जो इंडिया की विजिट हुई है, मैं जान के इंडिया शब्द यूज कर रहा हूँ क्योंकि प्राइम मिनिस्टर रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंडिया को, वो अपने आप को सिर्फ नहीं रिप्रेजेंट कर रहे। सो ये जो इंडिया की विजिट हुई है, ये इंडो अमेरिकन रिलेशंस में कितना बड़ा मोड़ लाएगी या कितनी नई दिशा दिखाएगी, ये अगले साल, 2 साल, 3 साल, और अगर कोई मुश्किलें हुई वो बताएंगी। 2 और चीज़ों की तरफ मैं इशारा करना चाहता हूँ जो शायद सुर्खियों ने और टेलीविजन ने ऑब्जर्व किया हो पर इतना रिमार्क नहीं किया उसके ऊपर। पहला तो ये जो आप तस्वीर दिखा रहे हैं, हैंडशेक के बाद जब जा रहे हैं वापस व्हाइट हाउस की तरफ, तो बाइडेन साहब मोदी जी का हाथ पकड़े हुए हैं, और जब उनकी धर्मपत्नी आती है वो देखते हैं कि बाइडेन साहब तो हाथ ही नहीं छोड़ना चाहते, तो उन्होंने उसके ऊपर रिमार्क किया और वो दूसरी साइड चली गई और मोदी जी का हाथ पकड़ा। सो इन ए वे वो सिंबॉलिक था कि रिलेशंस जो है पर्सनल लेवल की घनिष्ठता तो है ही, और एक स्ट्रेंथ आ रही है रिलेशंस। एक और चीज सर, जो प्राइवेट डिनर हुआ था बाइडेन साहब का मोदी जी के लिए, उसमें जो मैंने अखबारों में पढ़ा, हो सकता है मैं गलत हूं, उसमें सिर्फ 2 और लोग शामिल थे और दोनों नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स थे अपने अपने देश के, तो और कोई नहीं था ये रिपोर्ट्स के मुताबिक। सो ये इंडिकेशन देता है कि जो सिक्योरिटी इश्यूज है, जो स्ट्रेटेजिक इश्यूज जिनको कह सकते हैं ब्रॉड बड़ी बड़ी भूमिका में, तो वो कितने इम्पोर्टेंट है। मतलब इकोनॉमिक, कमर्शियल और बाकी सब तो ठीक है, ज़रूर है, उनकी इम्पोर्टेंस है, पर ये जो 2 व्यक्तियों को, 2 अधिकारियों को शामिल किया वो प्राइवेट डिनर्स में, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसका ज़्यादा जिक्र नहीं है। तीसरी चीज़, लोग कह रहे हैं कि पोप के बाद ऐसी वो उपस्थिति लोगों की व्हाइट हाउस रिसेप्शन में, सुबह की रिसेप्शन में नहीं हुई। वो बिल्कुल जायज़ है, पर इसके साथ एक और भी चीज़ है कि इतना उत्साह और इतना कल्चरल रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि एक तरफ से म्यूजिक चल रहा था, एक तरफ से डांस हो रहा था, भांत भांत के इंडियन ड्रेसेस थी वहाँ,
एक नुमाइश सी हो गई थी। पर सबसे बड़ी बात यह है द जॉय ऑफ पार्टिसिपेशन। सो नॉर्मली ऐसे ओकेजन्स में लोग बड़े सीरियस रहते हैं, कुछ ऊंची आवाज से नहीं बोलते, पर वो ऐसा बोल रहे थे कि जैसे किसी अपने फेस्टिवल में आए। सो मेरे इंस्टेंट रिएक्शन ये था कि इट इज अ फेस्टिवल ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ इंडो अमेरिकन फ्रेंडशिप एंड आई होप इट गेन्स स्ट्रेंथ एज द टू लीडर्स आर इंसिस्टिंग इट विल। Thank you, Mr. Dogra. We'll come back to you. Dr. Swasti Rao, your opening remark. I have unmuted. Okay, thank you for having me. मेरा आप सब लोगों को नमस्कार। और देखिए, मेरे हिसाब से इसमें मेजरली दो चीजें हो रही हैं। एक तो नैरेटिव जो बन रहा है वो ये, पहले ये माना जाता था कि अमेरिका केवल अपने एलाइज से ही इस तरह के चीज़ों को शेयर करता है, ये जो टेक्नोलॉजी है, और अगर आपको अमेरिका का सहयोग चाहिए और एक सस्टेन्ड लेवल का सहयोग चाहिए तो आपको अमेरिका का एलाई बनना पड़ेगा। तो एक इस तरह की जो सोच थी, ये एक नैरेटिव था दुनिया में। कहीं ना कहीं कोल्ड वॉर में भी फिक्सेटेड था, हालांकि कोल्ड वॉर खत्म हुआ, एक जमाना बीत गया, लेकिन फिर भी। और हिंदुस्तान में तो ये है कि जब भी हम अमेरिका से कुछ पास जाने की कोशिश होती है तो हमेशा एक क्रिटिसिज्म होता है कि अच्छा, यानी कि वी आर गिविंग अप ऑन अ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। तो ये एक ऐसा नैरेटिव बहुत दिनों से है। इसका खंडन हुआ है क्योंकि मैं देख रही हूं कि ये जो स्पेस है ये कोलिशंस और पार्टनरशिप्स की तरफ जा रही है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स की तरफ जा रही है, ना कि केवल उस परिभाषा में बंद के रहने की कि आप अमेरिका के ट्रीटी एलाय है कि नहीं है। ये पहली चीज। दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है वो ये कि देखिए, ऑलरेडी हमारे रिश्ते यूएस से काफी अच्छे रहे हैं। 2005 में जो सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन है वो इंपॉर्टेंट रहा है, काफी वाटरशेड इवेंट था। लेकिन ऐसा क्या है कि अभी जो हुआ है 2023 जून में जो हुआ है उसको क्यों ऐसा चेंज कहा जा रहा है, उसका ऐसा इम्पैक्ट क्या है? देखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मेरी नजर में है, जिसका असर अभी भी है और आने वाले वक्त में हम ज्यादा देखेंगे, वो ये कि हम पहली बार अमेरिका के साथ जो डिफेंस कोऑपरेशन के रेल्म में उतर रहे हैं, और डिफेंस कोऑपरेशन के रेल में इस तरह उतर रहे हैं कि वो आगे पैराडाइम शिफ्ट्स को लेकर आए। तो ये केवल महज डील्स नहीं है, ये जो आपको जनरल इलेक्ट्रिक्स और हाल के बीच में जो आपको 414 इंजन की डील सामने आई है, ये इट्स नॉट जस्ट अ डील। हम 2010 से जो टेक्नोलॉजी अपने इंजन्स के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, अपने हम फाइटर्स, मतलब मैं अपने प्लेन्स की बात कर रही हूँ, वहाँ जो इस्तेमाल हो रही थी, और 10 साल से इस पर रिसर्च चल रहा था कि हमें 414 जो टेक्नोलॉजी है चाहिए। लेकिन इस बात को आते आते 10 साल से ज्यादा का वक्त लग गया कि जब एक्चुअली हमने इसको अपने जो डिफेंस एक्विजिशन रिफॉर्म्स के अंतर्गत जो हमारे जो डेजिटरेटम है, मतलब वो मेक इन इंडिया होना चाहिए, उसमें ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी का कंपोनेंट होना चाहिए, उसमें कुछ जॉइंट प्रोडक्शन के बारे में बात होनी चाहिए। इन बातों के अनुसार हमने जो डील करी है अमेरिका से, ये अपने आप में इट इज अ वाटरशेड होगा। उसके बाद आगे अगर ये हमारे जो इंजन्स हैं इनसे पावर होंगे, उसके बाद हम इसको नेवल सेक्टर में भी ले जाएंगे। इसी तरह से जो ड्रोन्स की हमने डील करी है, जो प्रेडेटर ड्रोन्स हैं, जो तकरीबन 30 ड्रोन्स हमने बात करी है तकरीबन $3 बिलियन के खर्चे पर, ये हम अपने एयरफोर्स, नेवी और आर्मी में बांटेंगे। और इसका भी जो प्रोडक्शन है ये पूरी तरह केवल बायर सेलर रिलेशनशिप नहीं है, इसमें भी एक तरह का जॉइंट प्रोडक्शन का जो कंपोनेंट है वो है। तो एक तो ये इसको बहुत महत्वपूर्ण बनाता है। जो आगे आने वाला जो हमारा पूरा वर्ल्ड व्यू है डिफेंस को लेकर, डिफेंस टेक्नोलॉजी को लेकर, इंजन्स को लेकर, जो हृदय होता है किसी भी देश के डिफेंस इसका वर्ल्ड व्यू का, उसको हम अमेरिका के साथ टाई अप कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा चेंज है। और दूसरा जो चेंज है सौरभ, जिसको मैं बार बार कहती हूँ, वो ये कि जो क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में हमारा कन्वर्जेंस है। क्योंकि क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एक ऐसा डोमेन है जहां पर अभी नॉर्म्स, स्टैंडर्ड्स ये डेवलप हो रहे हैं। तो हम जब ICET जैसा एक समझौता करते हैं, उधर जेक सलिवन और हमारे डोवाल मिलकर, तो हम फिर इन इमर्जिंग डोमेन्स में रूल्स को, नॉर्म्स को, स्टैंडर्ड्स को हम को डिजाइन और को डेवलप करते हैं, जो बहुत फ्यूचरिस्टिक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें ये भी है ये जानना कि ये जो आपको चेंजेस दिख रहे हैं, ये सारे चेंजेस, ऐसा नहीं कि ये अभी मोदी सरकार की केस में बात है या केवल इसमें पिछले 6 महीने का हार्ड वर्क है। ऑफ कोर्स है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये जो सारी चीजें हैं, इनका जो फ्रेमवर्क है, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्किंग जिसको कहते हैं, ये तकरीबन 10 साल से चल रहा है। इसमें
इसमें डिफेंस टेक्नोलॉजी और जो डिफेंस ट्रेड और टेक्नोलॉजी काउंसिल की स्थापना, जो इंडिया को स्ट्रेटेजिक ट्रेड ऑथराइजेशन की लिस्ट में डालना। आपको पता है हिंदुस्तान, जापान और साउथ कोरिया के अलावा केवल ऐसा तीसरा एशियाई देश है जो इसका हिस्सा है। तो इनका फिर हमने जो 2016 से 2020 के बीच अमेरिका से बहुत सारे फाउंडेशनल एग्रीमेंट साइन किए हैं। इस तरह की तमाम चीजें हैं जो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्किंग हमें प्रोवाइड करते हैं। और आज जो हम देख रहे हैं, जो डील्स और जिस तरह की जो सामने आ रहा है कन्वर्जेंस का पैटर्न, वो हमने फाइनली इन इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क्स को हमने अब इंप्लीमेंट करने की तरफ कदम उठाया है। तो ये इसमें जो गेम चेंजर जो कंपोनेंट है वो यहाँ है, एंड इट इज डेफिनेटली गोइंग टू चेंज इंडियाज डिफेंस आउटलुक। और सबसे बड़ी बात है जो एक कॉन्शियसनेस है कलेक्टिव वेस्ट की कि भारत को कैसे आत्मनिर्भर भी बनाना है, और भारत का जो डाइवर्सिफिकेशन प्रोग्राम है उसमें एक तेजी कैसे लानी है। इसमें पहली बार मैं कहूंगी कि ठोस कदम हमें अमेरिका और भारत के बीच में उठता हुआ दिख रहा है। इसलिए मेरे हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू डॉक्टर राव। राजीव डोगरा जी, एक बार फिर आपके रुख करते हैं। हम ये देखते हैं कि अब नरेंद्र मोदी के केंद्र में सत्ता में आने के बाद से भारतीय प्राइम मिनिस्टर की विदेश यात्रा का डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में एक बड़ा रेफरेंस पॉइंट बन जाना, ये एक नया फिनोमेना है। वो वहाँ जाते हैं, रैली करते हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे लंदन हो, या फिर अमेरिका हो। कभी वो टेक्सास में रैली करते हैं, कभी न्यूयॉर्क में करते हैं, कभी कहीं और। उसके बाद विपक्ष की तरफ से भी प्रतिक्रियाएं आती हैं। इस बार भी ऐसा हुआ, राहुल गांधी गए पहले अमेरिका के दौरे पर, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, उनके भाषण चर्चा में रहे। फिर देसी पॉलिटिक्स में ये डिबेट शुरू हो गई कि बाहर जाके भारतीय राजनेताओं का या यहाँ की राजनीति की आलोचना करना, सरकार की आलोचना करना कितना सही है। नरेंद्र मोदी वहाँ पर गए, उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल पूछा गया। बराक ओबामा ने उनके ऊपर एक तीखी टिप्पणी की, उनसे माइनॉरिटीज़ को लेकर सवाल पूछा गया प्रधानमंत्री को। तो ये सारे वो पॉइंट्स हैं जिनको अपोजिशन बहुत हाईलाइट कर रहा है। हाउ डू यू लुक एट इट सर? देखिए, काफी सालों तक जो भारतीय विदेश नीति है और भारत के जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, उनका ख्याल यही था कि जब आप बाहर जाते हैं तो आप जो डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसको आप छोड़ जाइए घर। क्योंकि एक बड़ी मशहूर फ्रेज है कि डोंट वॉश योर डर्टी लिनन आउटसाइड। तो चाहे वो प्रेज हो या नेगेटिव हो, किसी भी उसमें कुछ ना कुछ गन उछल सकता है। तो इसके लिए हमने कभी ना तो विदेश के जो डोमेस्टिक पॉलिसीज है उनके ऊपर हमने कभी कमेंट किया था जब भी कोई हमारे नेता जाते थे, और ना ही जो हमारी बसी हुई है पॉपुलेशंस वहाँ पे, उनके इंटरनल अफेयर्स में, उनके आपस के झगड़ों में हमने कोई दखल दिया था, चाहे हमारी एम्बेसीज हो या हमारे नेता। तो ये पॉलिसी काफ़ी देर तक चली, और अब कुछ सालों पहले ये शुरू हुआ कि भाई अब हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है इंडिया में तो है, पर ये देखिए कि बाहर के मुल्क क्या कर रहे हैं कि वो अपने जो वो बाहर इस्टेब्लिश्ड हैं, जो लोग बसे हुए हैं, उनको वोटिंग राइट्स भी दे रहे हैं। तो ये अब कहना कि आप किसी चीज़ के ऊपर दखल ना करें, कमेंट ना करें, ये ओल्ड फैशन हो गया है। अब वर्ल्ड इतना कनेक्टेड है, आप ना भी करना चाहें तो इंटरनेट पे सब कुछ आ जाएगा, ट्विटर पे आ जाएगा, फेसबुक पे आ जाएगा। तो आपको थोड़ा सा रुख बदलना पड़ेगा। तो शायद इसमें कई बार आदमी इमोशनल हो जाता है, कई बार आदमी बह जाता है अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट के कारण। सो अब ये एक रूटीन सा बन गया है। इसका अंजाम क्या होगा, इसमें कोई करेक्शन होगी? मेरे को लगता है थोड़ी करेक्शन होनी चाहिए, क्योंकि एक डेलिकेट लाइन है, डेलिकेट बैलेंस है, जिसमें कई बार, जैसे आपने बराक ओबामा का उदाहरण दिया, तो कई बार ऐसा हो सकता है कि हमारे नेता भी किसी विदेशी नेता के बारे में ऐसा बोल दें और उसमें रिश्तों में खटास सी आ जाए। तो थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सब के ऊपर है, चाहे हमारे डिप्लोमेट्स हों या नेता हों, कि 10 फॉर एंड नो फर्दर वाली पॉलिसी अडॉप्ट करनी चाहिए व्हाइल एड्रेसिंग अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी, अपने जो एनआरआईज या पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन वहाँ पे बसे हुए हैं, या दूसरे देश के पॉलिटिक्स के लिए। तो मैं ये कहूँगा थोड़ा कॉशन की ज़रूरत है। ज़रूर जो जैसे वक्त बदला है
हमको को भी बदलना पड़ेगा और हमको भी थोड़ा ज़्यादा एक्टिव पार्टिसिपेशन करनी पड़ेगी। और एक और उदाहरण मैं देता हूँ, जो हमारे इंडियन ओरिजिन के लोग हैं, जैसे अमेरिका की एग्जांपल दे दें, तो देखें हर जगह छाए हुए हैं। एक बड़ा पुराना एक किस्सा है, 15-20 साल पुराना, कि अब कितना सच है ये मैं नहीं जानता, कि हमारे प्रधानमंत्री गए, व्हाइट हाउस में बैठे हुए थे, बातें हो रही थी, तो थोड़ा सा इनफॉर्मल सा एटमॉस्फेयर बन गया। तो उन्होंने पूछा अमेरिकी राष्ट्रपति से कि भाई हाउ सिलिकॉन वैली डे, सिलिकॉन वैली का क्या हाल। तो उन्होंने कहा, राष्ट्रपति ने, अमेरिकन ने, कि आप मेरे से क्यों पूछ रहे हैं, अपने इंडियन से पूछिए, दे ओन हाफ द सिलिकॉन वैली, वो आधी सिलिकॉन वैली उन्होंने खरीदी हुई है। तो इस तरह जो हमारे मूल रूप के लोग हैं, जो हमारे इंडियन ओरिजिन के लोग हैं, वो एक प्रेजेंस बन गए हैं और एक फैक्टर ऑफ इन लाइफ बन गए, एवरीडे लाइफ। अगर वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट इंडियन ओरिजिन का है, IMF की वाइस चेयर इंडियन ओरिजिन की है, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट के हेड जो है इंडियन ओरिजिन के हैं, तो अमेरिकन लाइफ को और मैं कहूँगा ग्लोबल लाइफ को किसी ना किसी तरह इफेक्ट कर रहे हैं। सो इंडियन लीडर्स भी जब जाते हैं तो थोड़ा इंटरेक्शन तो जरूरी है, पर विद इन लिमिट्स। थैंक यू सर। प्रोफेसर खान, 3 स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं जिस पे मैं आपके रिएक्शन चाहता हूं। पहला, वॉल स्ट्रीट जर्नल की सबरीना का सवाल और उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जवाब। दूसरा, अमरीकी सांसद इल्हान उमर का ट्वीट जिसमें उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने धार्मिक अल्पसंख्यकों का दमन किया, हिंसक हिंदू राष्ट्रवादी समूहों को प्रोत्साहित किया, पत्रकारों, मानवाधिकार अधिवक्ताओं को निशाना बनाया। मैं मोदी के भाषण में शामिल नहीं होंगी। मोदी सरकार मुझे दमन हिंसा के रिकॉर्ड पर चर्चा के लिए मानवाधिकार समूहों के साथ ब्रीफिंग करूंगी। इसके अलावा 70 से ज़्यादा सांसदों की राष्ट्रपति बाइडेन को लिखी चिट्ठी है जिसके बारे में बात हो रही है। और इसके अलावा सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें वायरल हैं जिसमें एक ट्रक घूम रहा है मोदी विरोधी कमेंट्स के साथ, जिसमें हैशटैग है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और इन सबसे इतर बराक ओबामा का CNN को दिया हुआ बयान कि जिसमें उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को तानाशाह कहा, वो फिलहाल US में नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रहे हैं, जिन्हें भी तानाशाह या संकुचित प्रजातंत्रवादी माना जाता है। ऐसे लीडर्स से कैसे डील किया जाना चाहिए, ये सवाल पूछा गया बराक ओबामा से, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर अमेरिकी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मोदी से मिलते हैं तो उन्हें मोदी को भारत में अल्पसंख्यक मुसलमानों की सुरक्षा पर ध्यान देते हुए कहना चाहिए, मैं और मोदी एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। अगर मेरी उनसे बात होती तो कहता, अगर आप भारत के अल्पसंख्यकों की रक्षा नहीं करेंगे तो एक वक्त ऐसा आ सकता है जब भारत टूटने लगेगा। ये सर 4-5 बड़े रिएक्शन या एक्टिविटीज़ हैं इस दौरे के बरक्स, जो सारा स्वागत भाषण, सारा उत्साह, उसके पैरेलल ये चल रहा है। इस पे आपकी रिएक्शन डॉक्टर खान? देखिए, जो पहला सवाल आपने पूछा, जो सबरीना का सवाल था, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ नरेंद्र मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस क्यों नहीं करते। ही वांट्स टू टॉक अबाउट इंडिया स्टोरी, प्रोग्रेस, हमने कितने लाख लोगों को घर दे दिया, दिस इज ऑल ही वांट्स टू टॉक अबाउट। लेकिन अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करेंगे तो सीधा सवाल यही आएगा, आपने BBC को क्यों कैंसिल किया, आपको क्या आपको रात में नींद ठीक से आती है, गुजरात को लेकर 2002 में जो वाक़यात हुए, माइनॉरिटीज़ की क्या राइट्स हैं, ही विल बी कॉन्स्टेंटली अटैक्ड ऑन दीज क्वेश्चंस। और ख़ासतौर से इंटरनेशनल मीडिया में तो ये सवाल बार बार उठेंगे। लेकिन आप वो सवाल देखें, सवाल था कि आप क्या स्टेप्स लेंगे टू इम्प्रूव द सिचुएशन ऑफ माइनॉरिटी राइट्स इन इंडिया। लेकिन उन्होंने बस एक जनरल सा वेग सा जवाब दे दिया कि इंडिया इज डेमोक्रेसी और इंडिया में डेमोक्रेसी बहुत ज़्यादा है, हमारे DNA में है, वगैरह वगैरह। बट ही डिड नॉट रियली एड्रेस द सिचुएशन, ख़ास तौर से क्योंकि चंद हफ्ते पहले ही स्टेट डिपार्टमेंट ने एक बहुत ही सिस्टमैटिक रिपोर्ट ऑन इंडियाज रिलीजियस फ्रीडम और ह्यूमन राइट्स, जिसमें काफ़ी एपिसोड्स को उन्होंने डॉक्यूमेंट करते हुए प्रेजेंट किया। तो जो अमेरिकन एलीट है, दे आर ऑल रीडिंग दिस रिपोर्ट्स, एंड मुझे नहीं लगता कि उनका जो पहला सवाल का वो जवाब था, इट वाज वेरी सेटिस्फैक्टरी। उनका जो कांग्रेस में भी जो एड्रेस था, इसमें ही केप्ट टॉकिंग एज इफ इंडिया इज लाइक अ परफेक्ट डेमोक्रेसी, इनफैक्ट डेमोक्रेसी की माँ है ये। So there is a disconnect between how the world sees India's human rights situation and how he is talking about it. तो उससे क्या होता है, आपको ऐसा लगता है कि this person is not disingenuous. अगर आप यही सवाल बाइडेन से पूछे तो he will first acknowledge
कि हाँ हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं, वी आर ट्राइंग टू वर्क ऑन इट, और ही माइट एक्चुअली स्पेसिफिकली एक दो चीज़ों को वो रेफर कर देंगे कि देखिए हमारे पास ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ब्लैक लाइव्स मैटर का मसला है, वुमेन्स राइट्स पीछे जा रहे हैं, सो ही वुड टॉक अबाउट दिस थिंग्स स्पेसिफिकली, देन यू फील के लीडर इज जेन्युइन। जहाँ से कि इल्हान उमर का जो चीज़ है, 75 सेनेटर्स और कांग्रेसमैन ने एक लेटर लिखा है डिमांडिंग के जो बाइडेन जब मिलेंगे मोदी के साथ तो ही रेज द इश्यू ऑफ ह्यूमन राइट्स, माइनॉरिटी राइट्स खासतौर से, और जब लोग माइनॉरिटी राइट्स कहते हैं दे आल्सो से स्पेसिफिकली मुस्लिम राइट्स और द राइज ऑफ हिंदू नेशनलिज्म, जिसकी वजह से एक ऐसा एटमोसफियर बन गया है कि माइनॉरिटीज फील थ्रेटन्ड। धर्म संसद की ज़्यादा बातचीत नहीं आई, जेनोसाइडल एक्यूजेशंस के बारे में नहीं आई, लेकिन हेट स्पीच के बारे में ज़रूर रेफरेंसेस है। तो इट इज़ ए बिग थिंग के 20% के करीब जो जिस कांग्रेस को वो एड्रेस कर रहे थे सेंट ए वेरी क्रिटिकल लेटर, और कुछ 6 या 7 डेमोक्रेट्स एक्चुअली बॉयकॉट किया लेक्चर को और दे ट्वीटेड ऑल अबाउट इट। और अगर आप गौर कर रहे थे इन द बिगिनिंग सेनेट के पेजेस को लेकर आए ताकि वो सीट्स जो खाली हैं उसको भर दिया जाए। सो व्हाट हैज हैपेंड इन दिस पीरियड के जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे कि हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स, इन्होंने बहुत काम किया और हैव रेज्ड द अवेयरनेस। जितनी एनर्जी मोदी को लेकर इंडियन डायस्पोरा में है उतनी तो नहीं है बिकॉज द नंबर्स आर स्मॉलर, बट काफ़ी एनर्जी थी इन दोज हु वर अपोजिंग मोदीज प्रेजेंस। और ये बात बार बार कही जा रही थी एडिटोरियल्स में, ऑपेड्स में, कमेंट्स में, बाय लीडर आफ्टर लीडर आफ्टर लीडर, कि अमेरिका अपनी जियोपॉलिटिकल प्रायोरिटीज़ को अपनी ह्यूमन राइट्स कमिटमेंट, डेमोक्रेसी कमिटमेंट से ज़्यादा ऊपर रख रहा है, ताकि जो बाइडेन का प्रॉमिस था कि इन हिज फॉरेन पॉलिसी ह्यूमन राइट्स विल बी द कोर, और वो खुद अपने प्रॉमिस को अबैंडन कर दिए हैं। और जहाँ तक कि प्रेसिडेंट ओबामा का कमेंट था, आई वाज वेरी सरप्राइज्ड कि ही फेल्ट द नीड टू कम आउट एंड से। तो ये इसलिए है कि जो डेमोक्रेटिक पार्टी है उसका जो प्रोग्रेसिव विंग है वो बहुत ही नाराज है कि जो बाइडेन इज प्लेइंग फुटसी। वो सऊदी अरेबिया गए और एमबीएस के साथ फिस्ट बम्प किया, फिर बीबी नेतन्याहू इतनी एक्सट्रीम राइट विंग गवर्नमेंट लेकर आए, फिर भी उसके साथ ये मतलब दे आर कोऑपरेटिंग विद दैट। और फिर अब एक तरफ तो शी जिनपिंग को डिक्टेटर कहते हैं और दूसरे तरफ एक इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी के लीडर को इतना मान सम्मान पेश कर रहे हैं एज इफ that they don't care about democracy and human rights, खाली strategy, business और defense cooperation की उनको फिक्र है। तो I think that is why Obama felt the need to talk। वरना अमेरिकन प्रेसिडेंट्स जो कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स है उस पर वो बिल्कुल कमेंट नहीं करते, दोनों रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स, दे यूजुअली स्टे अवे फ्रॉम इट। तो आई एम श्योर कि ओबामा कि जो पुराने लोग हैं और करंट बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं उनके बीच में एक बिहाइंड द सीन्स कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ऑन दिस इश्यू। बट इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल कि दे वांटेड ए मोर, क्या कहना चाहिए, इम्पॉर्टेंट वॉइस टू एक्नॉलेज। आपको याद होगा 2016 में शायद ओबामा ने डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर मोदी को कहा था कि यू आर फ्रॉम द लैंड ऑफ गांधी और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू मेंटेन कम्युनल हारमोनी आपके मुल्क में। एक मुझे पूरे एग्जैक्ट स्पीच याद नहीं आ रही, लेकिन ही मेड दिस पॉइंट व्हेन ही वाज प्रेसिडेंट। सो अगर इंडिया समझती है कि इट कैन बी वन थिंग अब्रॉड एंड वन थिंग, जैसा कि जब वाशिंगटन में होते तो आप गांधी के गुण गाते हो, जब दिल्ली में हो तो सावरकर की बात करते हो, तो इस तरह की ये जो दोगलापन है, ये डबल हिपोक्रेसी है कि व्हेन वी आर अब्रॉड वी टॉक अबाउट डेमोक्रेसी, इक्वालिटी, सबका साथ सबका विश्वास। क्या सबका विश्वास है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के पास? तो ये जब डोमेस्टिक इश्यूज पे ये बात आती है सो दैट डाइकोटमी विल बी एक्सपोज जितना इंडिया पे सर्च लाइट पड़ेगी स्क्रूटनी। और मैं एक और बात बताना चाहता हूँ सौरभ जी कि ये जो कर्नाटका का जो इलेक्शन हुआ था उसके बाद से एक ऐसी नैरेटिव फैल रही है कि जो इंडिया का वोटर है ऑन डोमेस्टिक इश्यूज वो अपनी इंटरेस्ट की चीज़ पर वोट करता है, बट व्हेन इट कम्स टू नेशनल इलेक्शंस वो नेशनल इश्यूज पे एज इफ आपका पर्सनल, आपका लोकल, यानी कर्नाटका इश्यूज आर नॉट नेशनल इश्यूज।
तो ये नैरेटिव पैदा हो रहा है कि ठीक है, कर्नाटका के वोटर्स हैव नॉट वोटेड फॉर बीजेपी, बट व्हेन इट कम्स टू 2024 दे विल वोट फॉर प्राइम मिनिस्टर मोदी बिकॉज ही इज गुड फॉर इंडिया। तो ये जो इंटरनेशनल कवरेज हो रहा है, अगर आप नरेंद्र मोदी की स्पीच अगर सुनते कांग्रेस में, देन यू वुड हैव बीन कंफ्यूज्ड कि इज ही एड्रेसिंग द अमेरिकन कांग्रेस और पार्ट ऑफ इट वाज एड्रेसिंग इंडियंस इन इंडिया। तो वो नैरेटिव को भी मजबूत किया जा रहा है कि ठीक है, लोकली देयर माइट बी सम प्रॉब्लम्स विद बीजेपी गवर्नेंस, बट व्हेन इट कम्स टू नेशनल गवर्नेंस मोदी से कोई ऐसा बेहतर प्राइम मिनिस्टर नहीं है जो इंडिया को फॉरवर्ड ले जा सकता है। लेकिन ये बात तो तय है, जब तक नरेंद्र मोदी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, पुराने सवाल ह्यूमन राइट्स को लेकर, माइनॉरिटी राइट्स को लेकर उठाए जाएंगे और नई भी। इट्स नॉट एज इफ द सिचुएशन इज इम्प्रूविंग, सिचुएशन हैज बीन डिक्लाइनिंग सिंस 2019 और इसका एक्नॉलेजमेंट भी नहीं आ रहा है इंडिया से। एट सम पॉइंट, एट सम टर्निंग पॉइंट द वर्ल्ड इज ऑल्सो गोइंग टू से ठीक है भाई, आप विश्व गुरु बनना चाहते हैं, यू वांट टू बी द रोल मॉडल, तो शो अस इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड डेमोक्रेसी। थैंक यू डॉक्टर खान, बहुत ही एनलाइटनिंग आपका रिस्पांस। डॉक्टर स्वस्ति राव, ये जो मैंने 4-5 फैक्टर्स गिनवाए और इनसे इतर अमेरिकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में भारतवंशियों का रोल, उनकी महत्ता, उस पर क्या सोचती हैं आप? देखिए, अमेरिकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पर जैसा कि हम अभी जो खान साहब बोल रहे थे, और आई थिंक ही इज राइट, आई मीन इन मेनी वेज, ये जो एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगी बिफोर आई गेट दैट। देखिए, मैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के पैटर्न्स को फॉलो करती हूँ और एक चीज मैं जो देखती हूँ, जो भारत को समझना जरूरी है जब हम अमेरिका जैसे देशों से डील्स करते हैं, अपने रिलेशंस को डीपन करते हैं, वर्सेस ऐसे कंट्रीज से करते हैं जैसे कि रूस है या चाइना है जो ऑटोक्रेटिक सिस्टम्स हैं। तो पहली चीज हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए, जो एक्चुअली है पर शायद इसके बारे में बहुत बात नहीं होती, और अभी जो खान साहब बोल रहे थे वो उससे रिलेटेड है, तो मैं इसीलिए साथ में बोल रही हूँ। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जब आप डेमोक्रेसी से डील करते हैं, जैसे अगर आप डेमोक्रेट से बात कर रहे हैं, रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स, उनकी फिलॉसफी अलग अलग है, उनकी पॉलिटिकल फिलॉसफी अलग अलग है, उनकी समाज को लेकर धारणा अलग अलग है, वो फिस्कल पॉलिसीज को कैसे देखते हैं ये अलग है, वो राष्ट्र के बारे में क्या सोचते हैं, ये सब चीजों में उनकी धारणाएं अलग हैं। जब हम एक डेमोक्रेट गवर्नमेंट से बात कर रहे होते हैं तो जाहिर है कि उनकी भी ह्यूमन राइट्स लॉबीज हैं, उनके यहाँ भी इल्हान उमर जैसे लोग हैं जिनको उन्हें भी अपीज करके रखना है। तो ये डेमोक्रेसी से जब आप बात करते हैं तो ये एक इनहेरेंट एक ऑक्यूपेशनल हैजार्ड है कि आप जब वो डेमोक्रेसी से बात कर रहे हैं तो जो मैंडेट से आया है उसके विद इन जो आप डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है उसके रेंज को भी आप एक्सपोज्ड है। ये मुझे लगता है। और जब मैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की नजर से देखती हूँ तो मुझे एक चीज का फर्क इसमें ये लगता है कि जो स्टेटमेंट्स हम सुनते रहते हैं, जो हमें क्रिटिसिज्म मिलता है कभी कभी, जैसा कि वो भी एग्जांपल बता रहे थे कि अगर बाइडेन हो तो उनके ब्लैक लाइव्स और इन सब चीजों के बारे में भी बयान आएंगे, ये एक तरफ है। पर जब आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो डीप स्टेट की पॉलिसीज को देखते हैं तो वो जो पॉलिसी को लेकर जो आपको शिफ्ट नहीं दिखता है, मतलब वहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ कन्वर्जेंस दिखती है अक्रॉस डेमोक्रेट्स एंड रिपब्लिकन्स। तो ये जो बाय पार्टिजन सपोर्ट है भारत को, इसके पीछे भी कुछ कारण है इसके पीछे। और मैं इसको एक काफी कोशिश करी मैंने बहुत दिनों तक इसको इस वैल्यू जो लेडन लेंस है इससे देखने की, और इस पर बहुत बातें होती हैं, तमाम आजकल आर्टिकल्स आ रहे हैं कि कैसे हिंदुस्तान का एक ट्रू डेमोक्रेसी ना होना, हिंदुस्तान का डेमोक्रेटिक वैल्यूज के प्रति ये तमाम क्रिटिसिज्म्स होते हैं। पर उसके साथ साथ फिर बात क्या आती है कि आपके अगर इंटरेस्ट कन्वर्ज करते हैं और अगर ये करेंगे तो आपका जो कोऑपरेशन है वो होगा। और जब मैं पिछले 10 साल का डेटा उठाकर देखती हूँ हिंदुस्तान और अमेरिका के बीच में, तो रिगार्डलेस ऑफ हु हैज बीन द प्रेसिडेंट इन अमेरिका, यू हैव सीन अ डीपनिंग। इसीलिए मैं आपसे जब इसके पहले बात करी थी सौरभ, तो मैंने कहा था कि आप पिछले 10 साल में उठा के देखिए कि ये जो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्किंग हो रही है अमेरिका के तरफ से। देखिए, कई बार क्या कहा जाता है कि अरे हिंदुस्तान और अमेरिका तो इसलिए नजदीक आ रहे हैं क्योंकि अमेरिका ने इंडो पैसिफिक की तरफ पिवट कर लिया है। सही बात है, लेकिन पूरी बात नहीं है। कहा जाता है कि अमेरिका और हिंदुस्तान इसलिए करीब आ रहे हैं क्योंकि चाइना का थ्रेट है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन पूरी बात नहीं है। पूरी बात क्या है कि हमको पिछले एक पूरे दशक में
एक हमें इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्किंग दिखती है, एक कैलिब्रेटेड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्किंग दिखती है, जिसका मैं आपको एग्जांपल बता रही थी, स्ट्रेटेजिक ट्रेड ऑथराइजेशन, जो जो फर्स्ट पार्ट है उसका, जिसमें हिंदुस्तान है, बस दुनिया में बस कुछ ऐसे 30-40 ही देश हैं वहां पर। उसके बाद फिर जो मैं आपको DTTI बता रही थी, उसके तमाम वर्किंग ग्रुप्स के बारे में बता रही थी कि उसके बीच में वहां से लेकर हर 6 महीने पे मिलते हैं उनके वर्किंग ग्रुप्स में, नेवल टेक्नोलॉजी को लेकर, डिफेंस टेक्नोलॉजी को लेकर। तो ये जो चीजें हमें आज दिख रही हैं, इनका इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्किंग पिछले 10 साल से चल रहा है, रिगार्डलेस ऑफ हु हैज बीन एट द एपेक्स, राइट? इंडिया में भी ये बात लागू होती है। तो ये जो चीज है, हमें इससे पता चलता है कि बायपार्टिजन सपोर्ट है फंडामेंटल लेवल पे। लेकिन यहाँ पे बात ये एक एस्पेक्ट है। अब इसके ऊपर जो और कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, उन कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में वैल्यूज का भी रोल है, बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूं। उस कॉन्सेंट्रिक सर्कल में डायस्पोरा का भी रोल है, उस कॉन्सेंट्रिक सर्कल में डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का भी रोल है, इससे मेरा बिल्कुल भी ना इत्तेफाकी नहीं है। लेकिन फंडामेंटल लेवल पे जो है वो उसका क्रक्स है और कोर है, और चूंकि वो कन्वर्ज कर रहा है, इसीलिए हमें इस तरह का कन्वर्जेंस देखने में आ रहा है। और एक बात और है सौरभ, जो कई बार हमें लगता है कि एक, अगर आप बिग पिक्चर को देखें, क्योंकि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स बाज औकात क्या है कि एक बिग पिक्चर की बात करती है। देखिए, दुनिया में हम लोग जब ग्लोबल ऑर्डर कहते हैं, असल में आज की दुनिया में कोई एक ग्लोबल ऑर्डर नहीं है। अगर आप ग्लोबल सिक्योरिटी ऑर्डर की बात करें, और ये इयन ब्रेमर एक यूरोपियन एक्सपर्ट है, मतलब एक वो, मैं उनकी बात है, ये मेरा आइडिया नहीं है, पर मैं उस बात से बहुत सहमत हूं, इसलिए आपसे शेयर कर रही हूं यहाँ कि एक ग्लोबल ऑर्डर है ही आज की दुनिया में। आज की दुनिया में आपको एक ग्लोबल सिक्योरिटी ऑर्डर दिखता है, जहां डेफिनेटली अमेरिका जो है वो डोमिनेट करता है। फिर आपको आज की दुनिया में एक ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर दिखता है, जहां पे कोई क्लियर कट डोमिनेंट पावर नहीं है, जहां पे चाइना का भी रोल है, जो जो इस तरह के कंट्रीज हैं, जो मिडिल ऑर्डर कंट्रीज हैं, उनका भी रोल है। तो आपको छोटे छोटे ऑर्डर्स दिखते हैं, जो जियो इकोनॉमिक ऑर्डर है। और इन दोनों के अलावा एक ग्लोबल डिजिटल ऑर्डर जो है, उसकी अभी नींव रखी जा रही है। और अगर आप इसको एक बिग पिक्चर की तरह से देखें, तो मेरा ये आकलन है कि आने वाले वक्त में जो ग्लोबल सिक्योरिटी ऑर्डर है और जो ग्लोबल जो इकोनॉमिक ऑर्डर है, इन दोनों को ही वो कंट्रोल करेगा जिसके हाथ में ग्लोबल डिजिटल ऑर्डर की, या जो ग्लोबल टेक्नोलॉजिकल ऑर्डर है, उसके पत्ते होंगे या उसके कंट्रोल्स होंगे। तो जो मैं बार बार इसको कह रही हूं कि आप ये केवल डिफेंस या केवल ट्रेड या इसकी बात नहीं है। ट्रेड तो ऑलरेडी हमारा अमेरिका से तकरीबन $190 बिलियन का है, और ये जो ट्रेड है, ये कई बार मैं पहले भी बोल चुकी हूं कि ट्रेड तो सबसे ज्यादा है ही। वो ट्रेड इंडिया के एक्सपोर्ट सरप्लस में भी है, अगर कंपेयर करें चाइना से, जहां पे हम एक्सपोर्ट डेफिसिट में रहते हैं एक्सेट्रा, तो वो ऑलरेडी है, हमारा सपोर्ट ऑलरेडी है, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्किंग ऑलरेडी है। पर ये जो स्टेप्स उठाए जा रहे हैं, उससे हम इस ग्लोबल टेक्नोलॉजिकल ऑर्डर में जो अपना मतलब इनपुट दे रहे हैं, उसको जो डिजाइन कर रहे हैं, जो ये ग्लोबल टेक्नोलॉजिकल ऑर्डर ये जमीन से लेकर स्पेस तक जाता है। हिंदुस्तान आर्टेमिस का हमने ज्वाइन किया है, जो अमेरिका का जो स्पेस प्रोग्राम है, स्पेशली जो मून मिशन है। तो ये जो चीजें हैं, ये बहुत फ्यूचरिस्टिक है। शायद अभी हमें इसका एक वो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आने वाले 10-20 सालों में जिस तरह से दुनिया में पावर के शिफ्ट्स होंगे, वहां पे जो ये ग्लोबल टेक्नोलॉजिकल ऑर्डर के जो स्टॉलवर्ड्स हैं, वो इसके शॉट्स को पुल करेंगे। अब मैंने आपके जो आप मुझसे सवाल पूछ रहे थे कि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में, वो मेरा स्पेशलाइजेशन नहीं है, पहली चीज। और दूसरी चीज, मैं उसको काफी हद तक, जो मैंने आपसे शुरू में जवाब दिया था, कि मेरे आकलन में तो मैंने ये देखा है कि सरकार चाहे किसी की भी हो, लेकिन जो भारत के प्रति जो सपोर्ट है वो बायपार्टिजान है। और इसके लिए मैंने आपको कुछ और बातें भी बताई थी। तो मेरा इस पूरी चीज को लेकर आकलन ऐसा है कि इसके फंडामेंटल कोर को हमें समझना है, कन्वर्जेंस के, और वो फंडामेंटल कोर का कन्वर्जेंस के कॉन्टूर्स क्या है, और उसके ऊपर के जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं। और मेरे हिसाब से उस फंडामेंटल कोर के ऊपर जो वैल्यूज हैं, वो उसके कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, डायस्पोरास, मोबिलिटी, तमाम चीजें, वीजा के रेस्ट्रिक्शंस, नॉन रेस्ट्रिक्शंस, ये सब उसके बाद जो है वो एडेड विमर्श है। फंडामेंटल कोर को ग्रैपल करने की हमेशा जरूरत होनी चाहिए। थैंक यू डॉक्टर स्वस्ति। आखिरी सवाल के साथ रुक करूंगा मैं डॉक्टर राजीव डोगरा जी का। राजीव जी, स्वस्ति ने जिस विषय को छुआ, उस पर मैं आपसे विस्तार जानना चाहता हूँ। इस पूरी यात्रा को भारत, अमेरिका और चीन का जो एक ट्रायंगल है, जिसमें कन्फ्लिक्ट है, भारत, अमेरिका और रूस का जो ट्रायंगल है, तो ये जो पॉलिटिक्स है, ये यूरोप का ईस्ट वाला पार्ट और एशिया का ये वाला पार्ट जो एकदम एडजॉइनिंग है, जो इस समय सबसे बड़े प्लेयर हैं, चाहे वो साउथ चाइना सी की पॉलिटिक्स हो, चाहे क्वाड की पॉलिटिक्स हो,
हाउ डू यू लुक एट इट सर? देखिए, ये काफी सालों से जिक्र हो रहा है कि ये वाली सेंचुरी, ये जो सदी है, ये एशियन सदी है। अभी तक तो नहीं हुई, अभी तक तो विचारों में एशियन सदी जरूर हो जाती है। जब मीटिंग्स होती हैं तब भी एशियन सदी रटी जाती है, और जब ताइवान के ऊपर कुछ होता है तब घबरा के एशियन सदी की बात हो जाती है, चाहे कोर्ट का मामला हो या चाइना का रिएक्शन, तो एशियन सदी याद आ जाती है। पर जो सदी अभी है वो अमेरिकन डोमिनेटेड है और चाइना की एस्पिरेशनल डोमिनेशन की है, और ये रहेगी, अगले सालों में रहेगी। इसमें साइड एक्टर्स का रोल होगा, जैसे रशिया का रोल है अभी यूरोप को झुंझारने का यूक्रेन के जरिए, या इंडिया का रोल होगा एज ए बैलेंसिंग फैक्टर अगेंस्ट चाइना, या एज ए लीडर रोल ऑफ द ग्लोबल साउथ। पर अभी तक कोई ऐसी स्टेबिलिटी नहीं आई जिसमें पता लग जाए कि हाँ ये बॉक्सिंग रिंग है, एक तरफ तो नॉर्थ है, दूसरी तरफ साउथ है, या एक तरफ यूरोप है, दूसरी तरफ एशिया है। ऐसा कोई स्थिति नहीं आई, और अभी आने में भी बहुत देर लगेगी। ये कहना कि सऊदी अरेबिया चीन की तरफ हो गया है, या ईरान पक्का रशिया के खेमे में चला गया है, या कोई और मुल्क जो है वो अमेरिका से हट के फ्रांस जैसे है अब चाइना की तरफ दोस्ती का हाथ ज़्यादा बढ़ा रहा है, ये सब कहना टेम्परेरी सॉल्यूशंस है, टेम्परेरी पैलिएटिव्स है। इनमें कोई परमानेंस नहीं है। जो ईस्ट वेस्ट ब्लॉक जिसे कहा जाता था पुराने ज़माने में, जिसमें पता था कि हाँ भाई ईस्ट यूरोप के खिलाड़ी हैं, वेस्ट में यूरोप और अमेरिका डटे हुए हैं, वो सब नहीं है। और जो इंटरैक्शन है, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक इंटरैक्शन, ये ऐसा कोई स्ट्रिक्ट कंपार्टमेंटलाइजेशन भी नहीं होगी और ना है, क्योंकि अब वर्ल्ड इतना इंटरकनेक्टेड है। चाहे जो मर्जी कोई कह ले कि अब जो दुनिया जो है अपने अपने हितों को देख रही है, अफगानिस्तान का एग्जाम्पल देते हैं, कोविड का एग्जाम्पल देते हैं, पर उस सब के बावजूद भी दुनिया इतनी कनेक्टेड है सप्लाई इश्यूज के ऊपर कि एक दूसरे से अलग नहीं हो सकती। सेमीकंडक्टर इशू ने हिला कर रखी था दुनिया को, क्योंकि कुछ जगह ही वो चीज़ें बनती हैं। सो चाहे वो पॉलिटिकल इश्यूज हो, इकोनॉमिक इश्यूज हो या डिफेंस इश्यूज हो, कहीं ना कहीं जाके सब तारें एक जगह मिलती हैं। सो मेरे कहने का मतलब ये है कि दुनिया अब ऐसे मोड़ पे है जिसमें दुनिया को नहीं पता कि किस दिशा में वो जा रही है, और इसके लिए मीटिंग्स जैसे अभी बाइडेन और मोदी साहब के बीच में हुई, ये शायद एक रास्ता दिखाने की कोशिश कर सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि रास्ता दिखा दिया है या कोई नया जमावड़ा बन गया है, पर ऐसी मीटिंग्स इम्पोर्टेंट इसलिए होती है कि नेता लोग जो है वो बैठ के सोचें कि शायद कोई गलत दिशा में तो नहीं हम जा रहे, शायद दुनिया की स्थिति बेहतर हो सकती है अगर हम ये डिसीजन ले या वो डिसीजन ले। और दूसरी चीज़, अमेरिका और इंडिया और जो आप चाइना की तरफ इशारा कर रहे थे, उसमें जो अभी एग्रीमेंट साइन हुए हैं डिफेंस वाले, और जो जॉइंट स्टेटमेंट में जिनका जिक्र हुआ है डिफेंस वालों में नहीं, अगर आप देखें वो पूरा नई टेक्नोलॉजीज की तरफ है इशारा, तो उसका जो रुख जो है वो एक इंडिया में ऐसी स्ट्रेंथ पैदा करनी है अमेरिका के साथ मिलकर और इंडिया के खुद के परिश्रम से, कि चाइना प्रीडोमिनेंट पावर ना बने जो दूसरे मुल्कों पे हवा बन जाए। सो इस लिहाज से चाइना वॉज द ड्रैगन इन द रूम जब ये दो लीडर्स की मीटिंग हो रही थी, चाहे रेस्ट्रिक्टेड लेवल पे या डेलीगेशन लेवल पे, जो ज़्यादा ओपन मीटिंग होती है। तो चाइना इज अ प्रेजेंस, रशिया इज अ टेम्पररी इशू। रशिया साल 2 साल के बाद यूक्रेन वाला युद्ध समाप्त हो जाएगा और रशिया अपने मूव्स लिख करेगा
यूक्रेन का जो हाल होगा वो दुनिया जानेगी, पर रशिया विल नॉट बी ए डिस्टर्बिंग फैक्टर इन ग्लोबल अफेयर्स टू द एक्सटेंट जैसे चाइना होगा और हो सकता है। तो इस लिहाज से मेरे ख्याल ये मीटिंग काफ़ी हद तक अगले सालों में चर्चित है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। डॉक्टर खान, सेम क्वेश्चन आपके लिए भी है। प्रोफेसर खान, देखिए सर, अगर आप ये एक्नॉलेज करते हैं कि जर्मनी और जापान और बिग इकोनॉमीज बट नॉट न्यूक्लियर पावर्स, तो हम साफ कह सकते हैं कि आज के ज़माने में द टॉप 3 मेजर पावर्स और इंडिया, चाइना एंड द यूएस, चाइना, इंडिया इन दैट ऑर्डर, यानी 3 में से 2 एशियन पावर्स हैं। और अगर आप 5 टॉप इकोनॉमीज देख लें, उसमें 3 एशियन इकोनॉमीज है, चाइना, इंडिया और जापान। तो इन ए वे ऑलरेडी एशिया इज ओवरटेकिंग द वेस्ट। इसका एक्नॉलेजमेंट नहीं है क्योंकि एशियन कंट्रीज आर नॉट बिहेविंग एज एन एशियन कंट्रीज, एशिया के लिए नहीं काम कर रहे हैं। तो इंडिया हैज बिकम लाइक यूं कहिए कि इंडिया हैज बिकम द किंग मेकर। अगर इंडिया खासतौर से ये विजिट के बाद अगर ये पूरी तरह से अमेरिका के साथ हो लेता है ना, तो इंडिया विल बी एक्सटेंडिंग द वेस्टर्न हेजेमनी ओवर द वर्ल्ड फॉर द एंड ऑफ दिस सेंचुरी। इस सेंचुरी के एंड तक अमेरिका और यूरोप का डोमिनेशन रहेगा बिकॉज ऑफ इंडिया। लेकिन अगर इंडिया अमेरिका से थोड़ा दूर होके चाइना के साथ कुछ किसी तरह से दोस्ती कर लेता है या एटलीस्ट अंडरस्टैंडिंग आ जाता है कि वी विल नॉट हर्ट ईच अदर्स अंडरस्टैंडिंग, देन दिस सेंचुरी विल बी द एशियन सेंचुरी। तो इंडिया के हाथ में है, अगर वो चाइना के खिलाफ पूरी तरह से अमेरिका के साथ जुड़ जाता है, देन एशियन सेंचुरी का सवाल ही नहीं पैदा होता। इट विल बी ए कंटिन्यूएशन ऑफ वेस्टर्न डोमिनेशन। तो मैं चाहता हूं कि इंडियन थिंकर, जो स्ट्रेटेजिक थिंकर्स हैं, कि ये टेक्नोलॉजी के लालच में, इन्वेस्टमेंट में, दे डोंट फॉरगेट द लॉन्ग पिक्चर। एक इंटरेस्टिंग चीज जयशंकर साहब ने कहा था इनकी किताब में कि इंडिया इज स्ट्रगलिंग टू बिकम ए नेशन स्टेट फ्रॉम अ सिविलाइजेशन स्टेट। इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि वो व्हाई इंडिया वांट्स टू बिकम अ नेशन स्टेट, लेकिन इंडिया हैज टू नॉट गिव अप द एशियन वे ऑफ थिंकिंग विच इज वेरी लॉन्ग टर्म। वेस्टर्न वे ऑफ थिंकिंग इज वेरी शॉर्ट टर्म एंड इमीडिएट। So India has to realize कि जो global balances of power है, it is in India's hand now to ensure कि हम किस direction में जाते हैं। या तो एशिया और वेस्ट को बैलेंस करें या पूरी तरह से अमेरिका के साथ हो जाएं for some short term benefits, और एशियन सेंचुरी खत्म के चांसेस खत्म हो जाएंगे। So this is a strategic question। और अब आई एम एन एशियन इन द वेस्ट, तो मैं मेरे प्रेफरेंसेस थोड़े अलग हैं, बिकॉज बट आई थिंक इंडियंस हैव टू थिंक इट थ्रू कि आर दे कंप्लीटली बिकमिंग वेस्ट। बिकॉज एक बात मैं आपको साफ बता देता हूँ, इन द एंड जो रेसिज्म है वेस्ट में, वो बहुत कोर में, अमेरिका 200 साल से स्ट्रगल कर रहा है टू एंड रेसिज्म और ख़त्म नहीं हो रहा है। सो रेसिज्म फॉरेन पॉलिसी में भी आ जाती है, एंड इंडिया विल हैव टू आस्क दिस क्वेश्चन कि विल वी फुल्ली बी एक्सेप्टेड इन द वेस्ट, और दे नीड टू लुक एट जापान। क्या जापान पूरी तरह से एक वेस्टर्न मुल्क बन चुका? हालांकि इट्स अ बेटर डेमोक्रेसी देन द यूएस, साउथ कोरिया का भी वो हाल है। सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टर्निंग पॉइंट फॉर इंडिया, और यूं कह सकते हैं कि मुस्तकबिल प्लानट का इंडिया कैन शेप इट एंड इट शुड थिंक अबाउट इट। थैंक यू प्रोफेसर खान। स्वस्ति राव, क्लोजिंग रिमार्क। Okay, no, I just wanted to say कि देखिए शायद now we are Asian sitting in Asia, so we also have a view on this, which is that I think strategic autonomy is going to be India's forte। और ये जितना आप कोऑपरेशन देख रहे हैं, ये स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के लार्जर फ्रेमवर्क में देख रहे हैं। और जहां तक चाइना के एंटी की बात हो रही थी, तो बस मैं एक चीज ये बोलना चाहती हूँ कि हिंदुस्तान का जो कन्वर्जेंस है या डिपेंडेंस है चाइना के ऊपर, उससे कहीं ज्यादा डिपेंडेंस यूएस का खुद है। अभी जब हम ये सारी बातें कर रहे थे, तो एंटनी ब्लिंकन जाके शी जिनपिंग से मिल रहे थे, और उन्होंने कहा था कि हम कंटेन एज सच नहीं, हम इसको वो नहीं चैलेंज नहीं करना चाहते, हम इसके मतलब रूल्स बेस्ड ऑर्डर अपहोल्ड करना चाहते हैं। तो 700 बिलियन का ट्रेड है उनका। तो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट आई थिंक वी आर एंटरिंग एन एज वेयर यू रियली हैव टू बाइनरीज के ऊपर जाके हमें देखने की जरूरत है। जो होगा ये स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के लार्जर फ्रेमवर्क में होगा। और सच बात ये भी है कि अगर हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के लेंस से अगर इसको नहीं देखते, तो जो आज हम कर पा रहे हैं वो नहीं
कर पाते, क्योंकि मैंने कहा कि जो फिक्सेशन है हमारा कि एलाइज नहीं है तो कैसे नजदीक जाए, ये जो फिक्सेशन है हमें इससे बाहर आने की जरूरत है। तो मेरी नजर में ये एक रीइटरेशन है इंडियाज वे का, जो जयशंकर साहब की किताब को उन्होंने भी उल्लेख किया, ये मैं कहना चाहती थी। थैंक यू सो मच राजीव डोगरा जी, डॉक्टर खान, डॉक्टर राव, आप तीनों की विद्वतापूर्ण टिप्पणियों से मुझे पूरा भरोसा है कि नेता नगरी के और ललन टॉप के दर्शकों को खूब लाभ पहुंचेगा। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत आभार।